and welcome to our program. Today's world is a world of I, me, myself. Individual gain and individual progress still comes first for most of us. But even in today's scenario, there are some people for whom the community is an extension of the self. For them, individual gain stems from and leads back into the community. Our guest on the show today is one such visionary and social entrepreneur. Please welcome Shri Amrish Patel. अमरीश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के ज़माने में और काफ़ी अरसे से ये चल रहा है कि जब हम कमर्शियल गेन की बात करते हैं तो वो बड़ा इंडिविजुअल होता है और कम्युनिटी गेन को उसके साथ आपने इतनी सुंदरता से लिंक किया, तो ये जो सफ़र है ये शुरू कैसे हुआ? 1985 तक मैं बिजनेसमैन था और बिजनेस करता था और काफ़ी बिजनेस में भी आगे था। ऐसे ही मैं जहाँ पहले पढ़ा वहाँ मेरी चाची भी एक एमएलए होती थी उज्जैन से, और हम भी उसी फैमिली से हैं, सरदार पटेल की फैमिली से। तो ऐसा सोचते थे कि भाई कम्युनिटी को भी कुछ देना चाहिए। हम आज हमारे पास सब कुछ हो गया, हम बाजू वाले का विचार नहीं करते, हम छोटे आदमी का विचार नहीं करते, किसी गरीब आदमी का विचार नहीं करते, और उसका जीवन में कोई बदलाव लाने के लिए हमने कुछ करना है कि नहीं। तो ऐसे ही सोचा और 1985 में प्रेसिडेंट के लिए खड़ा हुआ और ये इलेक्ट हो गया शिरपुर म्यूनसिपालिटी करके। बहुत बुरा हाल था, वो तो बहुत बड़ा लंबा वो है, पर 1990 में ये जो 5 साल का कैरियर जो मेरा म्यूनसिपालिटी का अच्छा गया, तो उस वजह से मुझे एमएलए करके इलेक्ट करके दिया। और आज के ज़माने में लोग बोलते हैं कि जात पे ज़्यादा वोटिंग होता है। मैं गुजराती समाज का हूँ और 10 ही वोट है मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में। 3 लाख वोट में 10 वोट मेरे फैमिली के, बाकी सब महाराष्ट्रियन लोग हैं। पर अच्छे लोगों की लोग कद्र करते हैं। ये मेरा एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि जो काम करता है उसको कम्युनिटी भूलती नहीं है और कम्युनिटी उतना ही देती है। तो शुरुआत ऐसी हुई 90 में मैं जब एमएलए बना, तो मैंने ये सोचा कि भाई हम एमएलए बने हैं, एमएलए तो सब बनते हैं जी, और कोई समाज को हम कुछ देने वाले हैं कि नहीं। तो समाज में क्या दिया तो उसका उत्थान हो सकता है, उसका जीवन बदल सकता है, गरीब आदमी का जीवन बदल सकता है, और उसकी नीड क्या है वो हमने देनी चाहिए। और ग्रामीण भाग में आप देखोगे तो ज़्यादातर लोग गरीबी में आज बोलना नहीं चाहिए, पर 1950 में जो घर थे, अभी कभी गाँव में आप जाओगे तो उसमें 10 घर फक्त सीमेंट कंक्रीट के दिखेंगे, 90% घर वैसे के वैसे ही है कच्चे। तो मतलब आज उनकी सही माने जितनी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी या सिटी एरिया है उससे ज़्यादा आज जो ज़रूरत है वो कम्युनिटी को मदद करने की हमें ज़रूरत है। तो फिर उस टाइम ये सोचा कि कैसे ही बदलाव ला सकता हूँ। तो मैंने ये सोचा और उसके बाद सबसे पहले हमने थ्रेस्ट किया कि एजुकेशन से हम ये कम्युनिटी को बदल सकते हैं। सेकंड हमने वो सोचा कि उसकी खेतों में पानी लाए तो उसके इरिगेटेड एरिया बढ़ाए तो कम्युनिटी बदल हो सकती है। और थर्ड कंजर्वेशन ऑफ वाटर किया तो ज़मीन में पानी रहा तो खेतों में पानी आएगा। तो ये तीसरी चीज़ हमने सोची। और चौथी महत्व की ये चीज़ हमने सोची कि जो अभी 5th पढ़े हुए है, 8th पढ़े, 10th पढ़े, उसको जॉब नहीं है। और मुझे जब पहले 90 में लोग मिलने आते तो पहले ये बोलते थे कुछ नौकरी दो, ये दो, तो उस टाइम नौकरी देने के लिए कुछ था नहीं। मैं चारों क्षेत्रों में लास्ट 25 साल से मैं काम कर रहा हूँ। वाटर कंजर्वेशन में, इरिगेशन में आई थिंक एक यूनिक एग्जांपल है इस देश में और आई थिंक पूरे एशिया में जो आपने वहाँ पर शिरपुर में किया, उसके बारे में बताइए। शुरू में जब एक बार मैं मिनिस्टर भी था तो उस टाइम एक आदमी की मेरी मुलाकात हुई, मिस्टर खानापुर करके, जियोलॉजिस्ट था। उसने एक छोटा सा काम मुझे बताया कि ये मैंने काम किया है। तो मैंने सोचा यही सही आदमी दिख रहा है, और वो रिटायर्ड होने के बाद मैंने उसको मेरे एनजीओ में लिया और उसको एक हेड करके उसको 5-7 लोग दिए और एक अपने यूनिक स्कीम बनाई कि 30 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हमने
कंजर्वेशन ऑफ वाटर के लिए हमने लिया। हमारी कंसेप्ट ये थी कि पहाड़ों में से पानी आता है तो नाले में आता है, और नाले का पानी नदी में जाता है, और नदी का पानी समुद्र में जाता है। तो वो जो पानी जब गिरता है तो कंजर्व होता नहीं, वो सीधा आया नाले में, आया नाले में से नदी में गया, नदी में से बड़ी नदी में गया और समुद्र में चले जाता था। तो हमने ये सोचा कि हम नाले क्यों डीप नहीं करें और नाले को हम चौड़े क्यों नहीं करें। तो हमने सीरीज ऑफ बंधारे बनाए। एक नाले को 5 फुट था, उसको 50 फुट करा, डीपनिंग करा, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी तैयार करी। 1 करोड़ से लगा के 50 करोड़ लीटर एक बंधारे पे पानी रुकेगा, उस तरीके से हमने स्टार्ट करा काम, जिसमें हमने खुद का ही 4 पॉकलेन लिए, 10-15 गाड़ी खुद की ली और उसका काम पे लगाया हमने। पहला जब हमने नाला किया काम तो फर्स्ट ईयर ही कम से कम 1-2 किलोमीटर ऐसा और 1-2 किलोमीटर ऐसा जगह इरिगेटेड हो गई। तो हमको सक्सेस नजर आया। फिर हमने उसी तरीके से बंधारे बनाए, क्योंकि 5 दिन पानी गिरता है तो पहला बंधारा जो 5 करोड़ लीटर का बढ़ता है, फिर 5 करोड़ का और बढ़ता है, बाद में बंद हो जाता है। आज ये हालत हो गई कि हमने वो 30 स्क्वायर किलोमीटर में करीबन 97 बंधारे हमने उस पर बनाए और करीबन 10 करोड़ रुपया हमने एनजीओ के थ्रू खर्च करा। और वो 10 करोड़ में 30 स्क्वायर किलोमीटर का पानी, एक बूंद पानी हमने नदी में नहीं जाने दिया। परिणाम क्या हुआ? 10,000 हेक्टेयर जमीन पानी के नीचे आ गई। फायदा क्या हुआ? तो 500 फुट का पानी 100 फुट पे, 75 फुट पे, 20 फुट पे कई जगह पे आ गया। वंडरफुल। और उसमें सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि 500 फुट पे से पानी निकालना जी, वो लास्ट उसका एरिया अभी 500-700 फुट गया के बाद में तो नीचे भूगर्भ में पानी ही नहीं रहने वाला है जी। तो 500 फुट पे उठाने के लिए 20 हॉर्स पावर की मोटर लगती थी, अभी 10 और अभी 5 हॉर्स पावर की मोटर में, मतलब एनर्जी का भी कंजर्वेशन हुआ, वाटर का भी कंजर्वेशन हुआ। और आज के जमाने में किसान को सबसे ज्यादा कोई चीज की जरूरत है तो वो पानी की है, और उसके खेत में पानी आ गया जी। तो आज जो पैसा 5,000 रुपये एकड़ कमाता है तो कम से कम 60,000 रुपये एकड़ से लगा के 75,000 रुपये एकड़ कमाने लग गया। और उसमें 10,000 हेक्टेयर जमीन जो नॉन इरिगेटेड थी वो इरिगेटेड हो गई। और हम लोग यही बोलते हैं कि सब गांव से दौड़ लगती है शहर की तरफ। अगर गांव में ही पूर्ति हो और खुशहाली हो तो वो क्यों दौड़ रहे हैं शहर की तरफ? उसका एक उदाहरण देता हूँ। जी। हमने एजुकेशन में काम किया, हमने इरिगेशन में काम किया, हमने बाकी भी क्षेत्रों में काम किया। तो मेरी सिटी जो है वो आज से हर साल, आपको मालूम है 10 साल का अपना सर्वे होता है, तो मेरे वहाँ गए साल 20,000 लोग ऐड हुए 10 साल में। और मेरी जो पेरेंट सबसे बड़ी सिटी है धुलिया, वहाँ 3,50,000 लोग थे, 10 साल में 3,75,000 लोग आए। मतलब इतनी बड़ी सिटी में 25,000 लोग बढ़े और एक छोटी सी सिटी में 20,000 लोग बढ़े। मतलब रिवर्स हो तो रहा है। वहां से नहीं गए नहीं, मतलब अच्छा। बाकी भी जगह से नहीं गए, पर हमारे वहां से नहीं गए, नहीं ये गए। तो 100% बात हो है। गया जी। तो इसका एक बहुत बड़ा, आज हम देख रहे कि जो अर्बन पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है और उसके दुष्परिणाम हमारे सामने हैं। तो जो धरती पे, और दूसरा हमने किया कि एम्प्लॉयमेंट के लिए, जो मैं आपको बता रहा था कि एम्प्लॉयमेंट के लिए जो काम किया, वहाँ जो खेतों में हमारे वहाँ कपास होता था, वो कपास हमने पहले 30,000 एकड़ में था, आज 1,20,000 एकड़ में हो गया। और सारा का सारा कपास हम ले लेते, जिनिंग करते, उसकी कैंडी बनाते, और हमने एक यान फैक्ट्री कोऑपरेटिव डाली, वो 1,40,000 स्पिंडल की जा रही, जिसमें 2,500 लोग काम कर रहे। उसके साथ हमने डाइंग फैक्ट्री डाली, गारमेंट डाली, और अभी पूरा वहाँ सेटअप में 6,000 लोग लोकल, 100% लोकल लोग काम कर रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्स लाने के लिए लोगों को बाहर से लाना पड़ता है, आपने लोकली सारे लोगों को ट्रेन हमने ट्रेनिंग इसके बारे में? ट्रेनिंग सेंटर बनाई और ट्रेनिंग में वहीं पे सिखा के उन्हीं लोगों को उसमें लगाया। कुछ हमने लाए, 4-5 लोग बड़े अधिकारी लाए उसमें, जो शुरू में आए, बाद में अभी सबके सब लोग 99%, 9.9% सब लोकल लोग हैं। दूसरा हमने एक काम किया है कि हमने एक गारमेंट फैक्ट्री निकाली, उसमें जो विडो है उसको पहला चांस,
जिसके पति ने छोड़ दिया है दूसरा चांस, और जो लेडी को जरूरत है ऐसे तीसरा चांस करके करीबन 500 लेडीज को हमने काम दिया। मतलब लड़कियां जो पहले कभी फैक्ट्री में आती नहीं थी वो फैक्ट्री में आने लग गई, उनके लिए बस रखी, सिटी में से बस लेके आती है, छोड़ के आती है, और आज एकदम करीबन 10 साल से वो लड़कियां हमारे वहाँ काम कर रही है। आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि 75,000 का मेरा गांव है, तो मैं 20 साल से कोशिश कर रहा था कि बच्चों को पढ़ना चाहिए, तो मैं हर भाषण में कम से कम 15 मिनट, मेरा 30 मिनट के भाषण में 15 मिनट में एजुकेशन पे बोलता था। अच्छा। कि भाई अमरीश पटेल आएंगे और भी एमएलए आएंगे और आगे कोई इलेक्ट होके आएंगे, वो आपका जीवन नहीं बदल सकते। आपका जीवन एक ही चीज बदल सकती है, वो एजुकेशन। तो धीरे 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 वो बढ़ते बढ़ते आज 75,000 की सिटी में 35,000 लड़के मेरे वहाँ पढ़ रहे। 50% ऑफ द पॉपुलेशन यहाँ पढ़ रही है हमारे वहाँ। ये बदलाव है। और ड्रॉप आउट रेट? ड्रॉप आउट नहीं है, वंडरफुल, सुपर पढ़ा रहे, अच्छा पढ़ा रहे, एम्प्लॉयबिलिटी का। और मेरा एक थिंकिंग है फर्स्ट डे से जी, पढ़ाना वो है, हमें भले 2 लड़के कम पढ़ाए चलेंगे पर वो एम्प्लॉयबल होना चाहिए, उसके लिए पूरी कोशिश हमने करनी चाहिए। बेशक राइट टू एजुकेशन आ गया और बच्चे पढ़ते भी हैं। हमारे कई प्रांतों में लोग एमए है, डबल एमए है, मगर फिर भी जब वो एम्प्लॉयबिलिटी पे आते हैं तो वहाँ एक बहुत बड़ा गैप है। और आप इंडस्ट्री भी संभालते हैं, आप एजुकेशन में भी देखते हैं, तो ये गैप को आपने कैसे ब्रिज किया? सबसे बड़ी जो चिंता का विषय आज हमारे देश के लिए, हमारे लिए है, हमारे बच्चों के लिए है, 2001 की सेंसस आप लेंगे हम तो 100 करोड़ थे, 2011 की सेंसस लेंगे तो 122 से 121 करोड़ हुए, और 2021 की सेंसस आएगी तो 145 से 147 करोड़ हो गए। हजारों साल में हमने 100 करोड़ लड़के लाए, और फक्त 20 साल में हम 47 या 45 करोड़ यानी 50% पॉपुलेशन हम बढ़ाएंगे। जमीन उतनी की उतनी, नेचुरल रिसोर्सेस उतने के उतने। आपके पास क्या है? तेल नहीं है, सोना नहीं है, चांदी नहीं है, कोई ऐसी मूल्यवान चीज अपने पास नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, हमारे देश को भी क्या करना होगा। तो हमने सोचा देश तो जाने दो, बहुत बड़ी बात हो गई, हम हमारे रूरल में तो देखिए कि हमने क्या करना है। तो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेस है, उसको सही तरीके से पढ़ाना है। मैं ये नहीं सोचता हूँ कि शिरपुर का लड़का कोई अमेरिका चले जाएगा एक दिन में सबके सब, पर मैं ये जरूर मैंने सोचा कि मेरा लड़का ये मुंबई में जाके एम्प्लॉयड होना चाहिए, मेरा लड़का ये पुणे में एम्प्लॉयड होना चाहिए, मेरा लड़का ये नासिक में जाके एम्प्लॉय होना चाहिए। और आज उसके फ़र्क हमारे सामने नज़र आ रहे। कम से कम 500 से 700 फैमिली ये शिरपुर छोड़ के माइग्रेट हो गई मुंबई में, क्योंकि उसका एक लड़का पढ़ा, इंजीनियर बना, वो चले गया, दूसरा लड़का पढ़ा, वो पढ़ के चले गया, तो उसकी बहन को भी ले गया, उसके परिवार को भी पुणे में लेके गया। सरकार काफ़ी पैसा खर्च करती है एजुकेशन पे, राइट ऑफ एजुकेशन पे भी काफ़ी खर्च कर रही है, पर सबसे ज़्यादा बुरी बात यह है कि अकाउंटेबिलिटी उस पर किसी की नहीं है। अभी ये एमए जो आपने बताया, एमए लड़का वो एम्प्लॉयबल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? कभी कोई तह तक गया ही नहीं, क्योंकि उसने जो सीखा है वो कोई आज के ज़माने में कोई उपयोग में आ नहीं रहा। एक और दूसरा, जो पढ़ाई हुई है वो ढंग से हुई नहीं है। अभी आप जिला परिषद की जो स्कूलें हैं, 70% पब्लिक अपने लोग जो है वो गांव में रहते हैं, और 70% में 70% लड़के जो है वो जिला परिषद की स्कूलों में पढ़ते हैं, जो सरकारी स्कूलें हैं। आज की परिस्थिति में वो जो 70% जो लड़के पढ़ रहे हैं, उसको 5th में जाने के बाद 5 के सम्स बोल नहीं सकते, खुद का नाम सही तरीके से लिख नहीं सकते, और ऐसे करोड़ों की जनसंख्या हम तैयार कर रहे हैं, जो हम, मेरे शब्दों में, वो अंध विद्यार्थी हम तैयार कर रहे हैं, जिसकी आगे कोई सोचने की बुद्धि नहीं है, उसका आईक्यू लेवल नहीं है। और ऐसे लाखों लड़के कभी हमने तैयार किए, तो मैं और आप कैसे सुखी रहेंगे। और इसका एक और परिणाम जो बुरा है वो ये कि कहने को तो ठप्पे में तो डिग्री है, तो वो बच्चा सोचता है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ तो मुझे एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं मिल रही, तो वो फ्रस्ट्रेशन लेवल कितना और बढ़ता है। मैं वही कह रहा हूँ कि इसका दुष्परिणाम हमारे आगे का समाज, आगे के जो हमारी नई जनरेशन आने वाली है,
मेरा खुद के बच्चे के बारे में मैं सोचता हूँ जी। कि मेरा बच्चा जब सुखी रहेगा, जब वो गांव में की जो लड़के हैं वो एम्प्लॉयबल हुए तो सुखी रहेगा, नहीं तो कोई सुखी नहीं रह सकता है। आपने अमरीश भाई अपने स्तर पे, क्योंकि आप पॉलिटिक्स में भी रहे, तो कैसे गवर्नमेंट रोल, लोकल गवर्नेंस, कैसे फंड्स, और आपने खैर एनजीओ के फंड्स तो लगाए, बट आपने ये भी देखा कि किस तरह से कम्युनिटी और सरकार, ये दोनों में आप ब्रिज भी बन सकते हैं। तो क्या ये नहीं हो सकता कि इंडस्ट्री की फीडबैक लेके, यू सी आफ्टर ऑल एम्प्लॉयबिलिटी तो वही बताएंगे, तो इंडस्ट्री के साथ बैठ के कि क्या जरूरतें हैं आपकी, व्हाट आर द करंट डे नीड्स, बिकॉज नॉलेज इज चेंजिंग एट सच अ फास्ट रेट, तो ये ब्रिज क्या ये प्राइवेट लोग ही कर सकते हैं? ये इंटेंट कैसे बदली होगा? हमारी देश की व्यवस्था है एजुकेशन की, मैं एजुकेशन मिनिस्टर भी था महाराष्ट्र में जी। तो एक सांचे में बना हुआ है, हम बोलते कैरिकुलम बनाओ, वो कैरिकुलम बनाते हैं, 10 20 25 50 बड़े बड़े लोग, विद्वान लोग बैठते हैं और कैरिकुलम बनाते हैं। एक यूनिवर्सिटी है जहाँ कम से कम 400-500 कॉलेजेस अटैच है, लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी बोलो या मुंबई यूनिवर्सिटी बोलो। अब मुंबई यूनिवर्सिटी का और आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो बीकॉम का कैरिकुलम है वो मेरे हिसाब से 50-60% का डिफरेंस है। हम हमारे जो एजुकेशन के लोग हैं उनको पूछते हैं कि भाई मुंबई का स्तर जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी की बराबरी में क्यों नहीं है, श्री राम कॉलेज की बराबरी में क्यों नहीं है, या उनके बच्चे जो एम्प्लॉयबल हो रहे तो वो उस तरीके का हमारा वहाँ कैरिकुलम क्यों नहीं बना है। तो उनका कहना है कि हमारी मुंबई यूनिवर्सिटी से 200-300 किलोमीटर तक सिंध दुर्ग, मतलब बहुत कोंकण का लास्ट भाग है, जो गरीब लोग रहते हैं, वहाँ तक हमारे पास कॉलेजेस है। तो वो लड़का कैसे पास होगा? कभी मैं कैरिकुलम की हाइट बढ़ा दूंगा या कैरिकुलम में ज़्यादा रिगरस लाऊंगा तो वो लड़के कैसे पास होंगे? तो हमारी अलग अलग तरीके की हमारी पोजीशन है। हाँ, सरकार ने जो अलग अलग स्वायत्तता दी उसका उपयोग जरूर अभी हो रहा है। लाइक मुझे डीम यूनिवर्सिटी दी है, नरसिंह मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी मुंबई की, मैं उसका चेयरमैन हूँ, तो वो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, तो सरकार ने हमें वो 2003 में दी। उसके बाद हमने, आप जैसा बोल रही हो कि इंडस्ट्रीज ने एजुकेशन, उसका हमने साथ लाए, इंडस्ट्रीज के लोग हम हमारे बोर्ड पे लाए और हमारे जो